Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is Dr. Najam. In the last lecture, we have discussed about an introduction for physics और कुछ ब्रांचेस के बारे में एक सरसरी सब जो है एक तज्जिया मैंने दिया था। आज की क्लास उसी के आगे से इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे और उस क्लास के अंदर आज हम इन तमाम नाम आपके सामने इस वक्त भी आ रहे हैं, इनको हम एक एक करके कोशिश करेंगे इसको समझने की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो ब्रांच है वो है हमारे पास मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स ब्रांच को समझने के लिए हमें अपनी जर्नल ऑब्जर्वेशंस को थोड़ा सा इस्तेमाल में लेकर आना होगा और वो तमाम की तमाम जर्नल ऑब्जर्वेशंस हमारे रूटीन में है, हमारी आंखों के सामने है और हम उनको अपने रोजमर्रा की लाइफ के अंदर भी अक्सर देखते रहते हैं घर के बाद। अब ये जो मैंने 3 अदद यहाँ पे आपको चीजें आपको नजर आ रही है। नंबर 1, द कार इज मूविंग ऑन द रोड। नंबर 2, ये जो लोग जो है कुछ गाड़ी को आगे हैं इसको धक्का लगा रहे हैं। और नंबर 3, द कार हिट्स ऑन द वॉल, यानी कि गाड़ी का जो एक आपको नजर आ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है वो हम रूटीन के अंदर रोड पे हमारे कराची के अंदर भी दिखते रहते हैं। Number 1, the concept of the statics. What is statics? Static basically एक ब्रांच का नाम है, फिजिक्स की ही एक ब्रांच का नाम है, जिसके अंदर हम बात करते हैं उन तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगाई जाने वाली मोशन की जो कि रेस्ट की हालत में होती है। अब देखो हमारे पास 2 तरह की कंडीशंस है, एक रेस्ट और एक मोशन। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे सस्टेन रहे और बावजूद इसके कि उसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लग रही या उसके ऊपर आप बहुत सारी फोर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो अपनी जगह को चेंज नहीं करता, वो अपनी जगह पे। इसी तरह दूसरा डायनामिक्स। डायनामिक्स का क्या मतलब होता है? डायनामिक्स मीन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको मूव होता हुआ नजर आ रहा है, रेस्ट से था फिर वो मोशन में आ गया, मूव होता हुआ नजर आ गया, तो उसका मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाई गई है। और अगर वो मूव कर रहा है और मूव करने के दौरान आप उसको रोकना चाहते हैं तो रोकने के लिए भी वहां पे आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। एंड द थर्ड वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स बेसिकली हम कहते हैं एक ऐसी ब्रांच को जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट्स या उस मूवमेंट के दौरान होने वाले डिफरेंट किस्म के फिनोमेनास को डिस्कस करते हैं। जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्पीड की बात की जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा की जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम की जाए, स्पीड ज्यादा होने के पीछे क्या फैक्टर्स हैं, इस होने के पीछे क्या फैक्टर्स हैं, ये तमाम की तमाम चीजें हम काइनेमैटिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिक्स बेसिकली जो फिजिक्स की ब्रांच है वो इन तमाम ब्रांचेस को जो है वो फोकस करती है और इट इज कंसर्न विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स, यानी कि वो मूवमेंट्स या वो मोशन जहां पे फोर्स आपकी प्री डिफाइन हो या वो मूवमेंट्स या वो मोशन जहां पे फोर्स आपके पास प्री डिफाइन ना हो। ये तमाम चीजें हमारे पास मैकेनिक्स के अंदर डिस्कस की जाती हैं। मैकेनिक्स की ब्रांच के बाद जो दूसरी ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी की जो ब्रांच है, उस ब्रांच का डायरेक्ट ताल्लुक है चार्ज से। चार्ज केमिस्ट्री में भी हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस के अंदर। चार्ज, व्हाट इज चार्ज? चार्ज कहते हैं आपके पास एक ऐसे फैक्टर को कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव या नेगेटिव हमें फील हो रहा हो। अभी जो 2 तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर हम इसके फ्लो ऑफ चार्ज को फोकस करें, हम इसके फ्लो ऑफ वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो और उससे रिलेटेड उसके इफेक्ट्स को हम फोकस करें, तो वो ब्रांच हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच कहलाती है। इसके बाद थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो ब्रांच है ये बेसिकली बहुत ज्यादा हद तक लिंक करती है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच के साथ, क्योंकि जब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज की और टाइप्स ऑफ द चार्जेस की, तो उन चार्जेस की वजह से हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो मेटल्स होते हैं, अगर वो बिहेव करने लगे लाइक अ मैग्नेट। मैग्नेट तो पता ही होगा सबको कि मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल।
नॉर्थ पोल जो कंसिडर किया जाता है वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है और साउथ पोल कंसिडर किया जाता है नेगेटिव। अब इफेक्ट और उससे रिलेटेड जो फिनोमेना जनरेट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म यानी की वजह की जो कंसंट्रेशन हैं तमाम की तमाम, या जब हम किसी चीज में पास करते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी पास करने के रिजल्ट में आपके पास उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस मेटल के अंदर मैग्नेटिक फिनोमेनाज या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाए, तो ऐसी तमाम की तमाम जो आपके पास कंडीशंस होती हैं उनको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच के अंदर। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट ब्रांच है इट इज कॉल्ड द सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स इज रिलेटेड अबाउट मैटर और मैटर की फर्स्ट टाइप, इसमें स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड जो स्टेट है उसके बारे में जो सबसे बेसिक चीज है वो क्या है कि सॉलिड हम कहते हैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसका शेप भी डिफाइन हो, जिसकी ज्योमेट्री भी परफेक्ट हो। इसके अलावा सॉलिड आपके पास एक प्रॉपर डायमेंशन के साथ आता हो। डायमेंशन का मतलब होता है उसकी जो इंटरनल ज्योमेट्री होती है वो बिल्कुल फिक्स हो। ठीक, सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं जिनकी डायमेंशन डिफाइन नहीं हो पाती, तो उसमें फिर दो तरह के सॉलिड्स की हम बात करते हैं। एक वो सॉलिड जो कि क्रिस्टलाइन होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सॉल्ट जो होता है, नमक जो होता है उसका दाना या चीनी का दाना, ठीक है, ये क्या है, क्रिस्टलाइन है, या डायमंड हो गया। इसी तरह जो अमरफस सॉलिड्स होते हैं, ये होते तो सॉलिड ही लेकिन इनका शेप प्रीडिफाइन नहीं होता, तो ऐसे सॉलिड्स हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स कहलाते हैं। और ये एमॉर्फस सॉलिड्स हमारे पास जो है पाउडर की तरह के होते हैं। जैसा आपने देखा होगा मुख्तलिफ किस्म की चीजें हम लोग देखते हैं जो कि पाउडर फॉर्म में होती है, दैट्स मेक्स योर अमरफस सॉलिड्स। तो ऐसी तमाम स्टडी हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर करते हैं और ये मैटर की स्टेट नंबर 1 है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बाद एटॉमिक फिजिक्स। अच्छा, अभी एटॉमिक फिजिक्स का रिलेशन किससे है, तुम्हारे एटम से। एटम का स्ट्रक्चर, एटम की प्रॉपर्टीज, एटम की नेचर, एटम की टाइप्स, ये तमाम की तमाम हम पढ़ते हैं एटॉमिक फिजिक्स में। अच्छा, एटॉमिक फिजिक्स पढ़ते हुए आपको फील नहीं होता कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा मटेरियल केमिस्ट्री से रिलेटेड भी है। और केमिस्ट्री की ब्रांच जो है जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी इसका बहुत सारा जो है, समझ लो कि बहुत सारी चीजें सेम फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। अच्छा, एटॉमिक फिजिक्स तो ये एज होल पूरे एटम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ बात करता हूं एटम के एक न्यूक्लियस के ऊपर, और न्यूक्लियस के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर, न्यूट्रॉन को अगर हम चेंज करते हैं यानी कि उसकी डिसइंटीग्रेशन करते हैं और उस चेंज की वजह से वो एटम अनस्टेबल हो जाए और उस अनस्टेबिलिटी के नतीजे में वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करे, या हम सिर्फ उन स्पेसिफिक एटम के कैरेक्टर्स की बात करें जिनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एटम्स, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो हमें पीरियोडिक टेबल में दिखाई देते हैं और उनका एटॉमिक नंबर 82 अबव है, और उनके न्यूक्लियस में से हार्मफुल रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो तमाम की तमाम कंडीशंस, वो तमाम के तमाम एटम्स और उनसे निकलने वाली रेडिएशंस, उन रेडिएशंस का क्या हमें एडवांटेज है, क्या हमें डिसएडवांटेज है, कहाँ हम उनको यूज कर सकते हैं और किस तरह उनको यूज कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसके अलावा जो एक दो बड़े इंपॉर्टेंट इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, फिजन और फ्यूजन, वो तमाम चीजें हम जो पढ़ते हैं इन दिस ब्रांच, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग भी है और काफी वास्ट। न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद जो नेक्स्ट ब्रांच हमारी मिलती है दैट्स प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और ये हमारे पास डिजिटल वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है, इसका इस्तेमाल हुआ, और डिफरेंट किस्म के हमारे पास जो चीजें हैं वो हमने इसको इस्तेमाल किया, और ये आपके पास हाईली आयोनाइज एटम्स रिलेट करता है स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा फिजिक्स के बाद जब हम बात करते हैं एस्ट्रोफिजिक्स की, जिसकी मैं पिछली
वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर मैंने बात की थी और एक ब्रीफ डिस्कशन मैंने दिया था कि स्टडी ऑफ द फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, और ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज कुछ इस तरह की हैं कि इनसे रिलेटेड आपके पास, यानी कि हमारा सन हो गया, फिर सन के बाद जब हम बात करते हैं हमारे अर्थ की, या हम बात करते हैं अपनी पूरी, ठीक है जी, तो ये तमाम की तमाम आपके पास एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर इसको रिलेट करते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर मैं कोशिश करूंगा एक ब्रीफ वीडियो में बनाऊं, इंफॉर्मेटिव वीडियो, और उसके अंदर फिर हम इंशाल्लाह एस्ट्रोफिजिक्स का एक छोटा सा फिनोमेना भी डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है ये फिजिक्स की। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप यकीन करेंगे आपको इतनी इतनी चीज़ें, इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि आप वाकई में क्या उठेंगे। अब यही आला है रब्बी हुम्मत तकज़्ज़ुबा, लिटरली। एस्ट्रोफिजिक्स के बाद बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स तो समझे कि आज अगर हमारी जो लाइफ इस वक्त मौजूद है और जो रिसर्च हो रही है वो बायोफिजिक्स के बगैर मुमकिन है। बायोफिजिक्स इज रिलेटेड अबाउट applications of physical methods, explanation to the biophysical systems and structures। हम जितनी मशीनों की बात करते हैं, आजकल वेंटिलेटर का आप लोगों ने बहुत सुना होगा, वेंटिलेटर बहुत ज़रूरी हैं कोविड के पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा MRI मशीन्स हो गई, इसके अलावा सब छोड़ दीजिए, एक्सरे मशीन्स हो गई, या आप कभी डेंटल के पास जाते हैं तो उसकी अपनी मशीन होती है जिसके ऊपर वो आपको बिठाता है और सारे ऑपरेशन वो आपको परफॉर्म करता है। बायोफिजिक्स तो इतनी ज्यादा मतलब कि समझें कि इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम बायो फिजिक्स की ब्रांच को खत्म कर दें तो आपके पास कोई इक्विपमेंट ही नहीं होंगे अपने आप को सर्वाइवल कराने के लिए, यानी कि आपके इलाज के लिए कुछ चीजें ही नहीं बचती कि वो कैसे ऑपरेट करती हैं, उनको बनाने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो किस तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है, किन किन कामों में इस्तेमाल की जा सकती है एक मशीन। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें बायोफिजिक्स हमें बताता है। और अगर ये बायोफिजिक्स ना होती तो हम शायद मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की ना कर सकते। इम्पॉसिबल। मतलब बायो जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए भी ये ब्रांच पढ़नी ज़रूरी होती है। तो जो ये समझते हैं कि हम फिजिक्स को बिल्कुल साइड लाइन करके आगे किसी और सब्जेक्ट के अंदर चल सकते हैं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि फिजिक्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो हर जगह है, हर जगह, हर फील्ड के अंदर। इसीलिए फिजिक्स को किंग ऑफ द सब्जेक्ट्स कहा जाता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बोर नहीं है ना जी। बायोफिजिक्स के बाद अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे रिलेटेड अबाउट अवर साइंटिस्ट और रिलेटेड अबाउट मॉडर्न साइंटिस्ट एंड मुस्लिम साइंटिस्ट इंशाल्लाह। और अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र कीजिएगा, उसको रिव्यू कीजिएगा और ब्रांचेस जितनी भी हैं उनको आपने याद भी करना, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।